हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रशासनिक संगठन, उसके प्रकार और उसके आधार। संगठन एक महत्वपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया है जो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के द्वारा अपनाई जाती है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में लूथर गुलिक जैसे विचारक ने अपने पोस्टकोर दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के रूप में संगठन को सम्मिलित किया है। लोक प्रशासन से परे जाकर भी यदि हम देखते हैं तो संगठन का अपना महत्व है, और यूं कहें कि हमारा पूरा सामाजिक जीवन ही संगठन आधारित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सब व्यापक सामाजिक संगठन के अंग हैं और समाज के अंदर ही बहुत सारे संगठन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किए गए हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए हैं। और आज हमारी पहचान इस पर निर्भर करती है कि हम किस तरह के संगठन के सदस्य हैं। आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि आप विद्यार्थी हैं और जिस शिक्षण संस्थान से आपका जुड़ाव है, आप जिस शिक्षण संस्थान के जिस कॉलेज के सदस्य हैं, उसकी छवि का सीधा असर आपकी छवि पर भी पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज का मनुष्य संगठनात्मक मनुष्य है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि संघीय शक्ति कलियुगी, यानी कलियुग में संगठन में ही, संघ में ही शक्ति है। व्यक्तिगत रूप में हमारी बात का, हमारे कार्यों का उतना प्रभाव नहीं होता जितना संगठित रूप में यदि हम कोई कार्य करते हैं या अपनी बातों को रखते हैं किसी मंच पर तो उसका प्रभाव होता है। तो संगठन हमारे संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है। समग्र जीवन में, हमारे व्यक्तिगत सार्वजनिक जीवन में इसका अपना महत्व है। अब प्रशासन के संदर्भ में इसको विश्लेषित करने से पहले हमें ये जानना होगा कि शाब्दिक दृष्टि से संगठन का मतलब क्या होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया कि किसी वस्तु का आकार निश्चित करना या उसे कार्य करने की स्थिति में लाना ही संगठन है। यानी संगठन का निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रशासन बहुत सारे कार्यों को करता है लोकहित को पूरा करने के लिए, जन कल्याण की साधना के लिए। उसके द्वारा कई सारे उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब मानवीय और भौतिक संसाधनों का सही तरीके से समायोजन किया जाता है तो संगठन की उत्पत्ति होती है। मानवीय और भौतिक संसाधन क्या है? प्रशासन में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य कार्मिकों के द्वारा किए जाते हैं, व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये कार्मिक, ये व्यक्ति मानवीय संसाधन है। इसके साथ साथ किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना होती है, जैसे किसी विभाग को स्थापित करने के लिए उसका कार्यालय बनाना पड़ता है। कार्यालय किसी जमीन पर बनता है, उसकी अपनी एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में फर्नीचर्स होते हैं और तमाम जो
आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनको स्थापित किया जाता है। ये भौतिक संसाधन है। तो एक प्रबंधक क्या कार्य करता है कि वो इस तरीके से इन भौतिक संसाधनों को, मानवीय संसाधनों को, कार्मिकों को इस तरीके से आपस में जोड़ता है, समन्वित करता है, ताकि उस संगठन का जो लक्ष्य है उसको आसानी से हासिल किया जा सके। संगठन का निर्माण भौतिक और मानवीय संसाधनों को जोड़ने से होता है और उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य की तरफ वो संगठन अग्रसर होता है। अब ये प्रशासनिक संगठन कई रूपों में होते हैं। हर देश में, हर समय में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग संगठनों का निर्माण किया जाता है। जैसे लोक प्रशासन अपने कार्यों को विभागों के रूप में संगठित होकर करता है। विभिन्न आयोगों के रूप में हम देखते हैं प्रशासन कार्य करता है। लोक निगम संगठन के रूप हैं और अमेरिका जैसे देश में स्वतंत्र नियामक आयोगों की स्थापना प्रशासनिक संगठनों के रूप में की जाती है। इसके अलावा निजी स्तर पर भी सामाजिक जीवन में हमें बहुत सारे नागरिक संगठन देखने को मिलते हैं, जिनका भी अपना एक उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो भी अपने संसाधनों को संगठित और समन्वित करते हैं। भारत जैसे देश में प्रशासनिक संगठनों की भरमार है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, उसका संगठन बहुत उलझा हुआ है। आप देखते हैं कि विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए नाना आयोगों का गठन किया जाता है, समय समय में उनमें परिवर्तन लाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि कैसे नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। जैसे जैसे जरूरत महसूस होती है, नए नए आयोग, नए नए विभाग, नए नए निगम गठित किए जाते हैं। तो भारत की प्रशासनिक संरचना, संगठनात्मक संरचना बहुत व्यापक है और व्यापक होने के साथ साथ वो उलझी हुई भी है। जहां तक संगठन के प्रकार की बात है, वैसे तो कई तरह के संगठन हमें देखने को मिलते हैं, प्रशासनिक संगठन, लेकिन व्यापक रूप में उन सारे संगठनों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन भी कहते हैं, इंजीनियरिंग संगठन कहते हैं या संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन की खासियत ये होती है कि ये जानबूझकर बनाया जाता है, सोच विचार कर बनाया जाता है, किसी योजना के तहत गठित किया जाता है। और साथ ही जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये यांत्रिक रूप में कार्य करता है। जैसे कोई यंत्र होता है, बनाया जाता है, कोई मशीन बनाई जाती है, उसके सारे फंक्शंस पहले से ही नियोजित होते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ फिट किया जाएगा और किन कार्यों को संपन्न करेगा। वो एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेशन कैसे होगा ताकि जो आउटपुट आए, मशीन द्वारा जो कुछ बनाया जाए, वो सार्थक हो। ठीक वैसे ही जो औपचारिक संगठन होता है, उसमें भी कानूनों और नियमों के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय कर दिया जाता है कि किस अधिकारी के, किस कार्मिक के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे। योजनाबद्ध ढंग से पहले ही उसके लिए कानून बना लिए जाते हैं, नियम बना लिए जाते हैं और
स्पष्ट ढंग से उन कानूनों और नियमों के आधार पर कार्मिकों के मध्य कार्य का विभाजन किया जाता है। फ्रेडरिक टेलर, उर्विक, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर और मूने जैसे लोक प्रशासन के विद्वानों के द्वारा औपचारिक संगठन का समर्थन किया गया है कि लोक प्रशासन में औपचारिक ढंग से संगठन बनाया जाना चाहिए। और हम ये देखते भी हैं कि ज्यादातर प्रशासनिक कार्य, लोक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनमें जो संगठन हम देखते हैं वो औपचारिक रूप का ही होता है, यानी योजनाबद्ध होता है, नियमों और कानूनों पर आधारित होता है, तार्किक ढंग से उसका निर्माण किया जाता है, एक यंत्र के समान, एक मशीन के समान, और तार्किक होने के नाते ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वैज्ञानिक स्वरूप वाला भी होता। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का लाभ क्या होता है? नियमों और कानूनों के अनुसार चूंकि इसका गठन होता है, इसलिए ये बहुत सुव्यवस्थित रूप में हमारे सामने आता है। हम ऐसे संगठन को आसानी से समझ सकते हैं, उसके कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि संगठन के हर स्तर पर कार्यों और दायित्वों का, अधिकारों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है कि संगठन का कौन सा कार्मिक, कौन सा पदाधिकारी कौन सा कार्य करेगा, क्या उसके अधिकार होंगे, ये पूरी तरह स्पष्ट होता है। और इस स्पष्टता की वजह से कार्मिकों के बीच कार्य को लेकर कोई मतभेद नहीं होता, क्योंकि सबको पहले से ही पता होता है कि कानून के द्वारा उसके कौन से अधिकार हैं और कौन से दायित्व हैं जिन्हें उसे पूरा करना है। कार्यों और अधिकारों की निश्चितता के कारण कार्यों का दोहराव भी नहीं होता, क्योंकि सभी को ये पता होता है, संगठन में काम करने वाले हर कार्मिक को ये पता होता है कि उसे कौन सा कार्य करना है। तो एक ही कार्य को दो कार्मिकों के द्वारा या दो से अधिक कार्मिकों के द्वारा किए जाने की संभावना नहीं रहती। इसकी वजह ऐसे संगठन का स्पष्ट होना है, नियम आधारित होना है। साथ ही औपचारिक संगठन के साथ पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होता, यानी औपचारिक संगठन में जो कि सब कुछ नियम के अनुसार चलता है, कानूनों के अनुसार चलता है, योजनाबद्ध ढंग से चलता है, नियत होता है सब कुछ, इसलिए उच्चाधिकारी या कोई भी कार्मिक पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता कि इस कार्य को कर ले तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, इस कार्य को छोड़ा जा सकता है। नहीं, उसे वही कार्य करना है जो कानून और नियम के तहत पहले से ही उसके लिए निर्धारित है, चाहे उन कार्यों को करने से व्यक्तिगत रूप से उसको लाभ होता हो, उसके संबंधियों को लाभ होता हो या ना होता हो, उसे तो वही काम करने हैं जो काम पहले से उसके लिए फिक्स्ड है कानूनों और नियमों के द्वारा। तो औपचारिक संगठन से ये लाभ होते हैं, लेकिन औपचारिक संगठन से कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे बड़ी हानि ये है कि ये संगठन पूरी तरह यंत्रवत होने के कारण मानवीय संवेदना का इसमें कोई स्थान नहीं होता। आप जानते हैं कि मनुष्य जो एक संगठन का प्रमुख निर्माणक तत्व है, बिना उसके संगठन अपने कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। इस मनुष्य का स्वभाव जटिल है, इस मनुष्य की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भिन्न है, और हर मनुष्य, हर कार्मिक जो संगठन में कार्य करता है, कहीं ना कहीं अपनी आकांक्षाओं से प्रेरित होता है
अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कार्य करता है, लेकिन औपचारिक संगठन में सब कुछ पहले से ही नियत होने के कारण मनुष्य की संवेदनाओं को, उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझा जा सकता या उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। उससे तो बस एक मशीन की तरह अपेक्षा की जाती है कि जो कार्य उसे दिया गया है वो उसे किसी भी परिस्थिति में संपन्न करे। कई बार मनुष्य के सामने समस्याएं आती हैं, उसकी सामाजिक जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनका भी ध्यान उसे रखना होता है, लेकिन यांत्रिक संगठन में इन तत्वों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मनुष्य की आवश्यकताओं, उसकी संवेदनाओं, उसकी भावनाओं, उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है एक तरह से। ये इस तरह के संगठन का सबसे बड़ा दोष है। दूसरे, क्योंकि कानून के द्वारा हर स्तर पर हर कार्मिक के अधिकार और दायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं, इसलिए कोई भी कार्मिक अपनी पहल पर कोई कार्य नहीं कर सकता। और पहल शक्ति आज के युग में बहुत जरूरी समझी जाती है एक संगठन के विकास के लिए, लोक प्रशासन को, लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए। पहल शक्ति का मतलब होता है कि कोई कार्मिक बिना कानून और नियम की परवाह किए अपने विवेक के आधार पर जिन कार्यों को संपन्न करना वो संगठन के हित में समझता है, जनहित में समझता है, उन कार्यों को करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। इसको पहल शक्ति कहते हैं। और पहल शक्ति की इजाजत आजकल तमाम संगठनों में कार्मिकों को दी जाती है ताकि संगठन का विकास हो सके और संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। लेकिन औपचारिक संगठन में इस तरह की पहल शक्ति के आधार पर कार्य करने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि कार्मिक को वही कार्य करना है जो कार्य पहले ही योजना बनाकर संगठन का निर्माण करते समय कानूनों और नियमों के द्वारा उसके लिए निश्चित कर दिए गए। तो ये भी इस तरह के संगठन की एक खामी है। साथ ही ऐसे संगठन में चूंकि नियम और कानून की बार बार दुहाई दी जाती है, जिससे समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। संघर्षों का समाधान ज्यादातर कानूनी आधार पर करने की कोशिश की जाती है, जबकि व्यवहारतः बहुत सारे ऐसे मानवीय पहलू होते हैं जो संघर्ष के समाधान के लिए जिन पर ध्यान देना अपेक्षित होता है। समन्वय आसानी से तब किया जा सकता है जब प्रबंधक के द्वारा या मुख्य प्रशासक के द्वारा या संगठन के उच्चाधिकारी के द्वारा मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। लेकिन ऐसा संगठन सिर्फ और सिर्फ नियमों और कानूनों के आधार पर किसी भी समस्या के समाधान की सिफारिश करता है, जिसके कारण कई बार व्यवहार में समन्वय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार औपचारिक संगठन में भी अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग स्वहित में करते हैं। कानून द्वारा बेशक उनके अधिकार परिभाषित कर दिए जाते हैं, अधिकार क्षेत्र की सीमा तय कर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने अधिकारों की व्याख्या इस तरह से करते हैं, अधिकारों को इस रूप में क्रियान्वित करते हैं जिससे स्वहित की साधना होती है, न कि जन कल्याण की साधना। तो ये दोष पाए जाते हैं, ये हानियां होती हैं औपचारिक संगठन के अंतर्गत। संगठन का जो दूसरा रूप है उसको हम
अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इस संगठन को सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन या मानवतावादी संगठन भी कहते हैं। ये अनौपचारिक संगठन कैसे बनता है? हर संगठन में, हर औपचारिक संगठन में भी हर स्तर पर इस तरह का संगठन विकसित होता है। कैसे विकसित होता है? उस संगठन में कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, उनके मध्य जो सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, उन्हीं सामाजिक संबंधों को अनौपचारिक संगठन की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए वो सामाजिक मनुष्य जब किसी संगठन में कार्य करता है, अपने समान दूसरे कार्मिकों से मिलता है, कुछ लोगों के हित समान होते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति समान होती है, कुछ का स्वभाव समान होता है। ऐसे लोगों में एक स्वाभाविक मानवीय संबंध विकसित हो जाता है। वो संगठित हो जाते हैं अपने संबंधों के आधार पर। तो संबंधों के आधार पर संगठित मनुष्य का संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाता है। चूंकि ये कार्मिकों के मध्य, मनुष्यों के मध्य निर्मित होता है, मानवीय संबंधों के आधार पर निर्मित होता है, इसलिए इसको मानवतावादी संगठन कहते हैं। और ऐसे संगठन को बनाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही विकसित हो जाता है। एक स्थान पर जब बहुत सारे लोग रोज रोज मिलते हैं, एक जैसे कार्यों को संपन्न करते हैं, तो कानून और नियम से परे उनमें स्वाभाविक रूप से संबंधों का विकास होता है। और इन संबंधों का प्रयोग वो संगठन संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी करते हैं और अपनी मांगों को उठाने के लिए भी करते हैं। ऐसा संगठन औपचारिक संगठन के सभी स्तरों पर पाया जाता है। यानी ऐसा कोई औपचारिक संगठन नहीं होता जहां पर इस तरह के मानवीय संबंध न विकसित होते हों। इस तरह का अनौपचारिक संगठन न निर्मित होता। एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और मेरी पार्कर फॉलेट जैसे विद्वानों ने इस तरह के संगठन का समर्थन किया है और ये कहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को वास्तव में समझना है तो उस संगठन के मानवीय संबंधों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संगठन के कार्यों को संपन्न करने में जिन मनुष्यों, जिन कार्मिकों के द्वारा भाग लिया जाता है, कार्य किया जाता है, उनके संबंध बहुत मायने रखते हैं। एक संगठन के उद्देश्य को हासिल तभी किया जा सकता है जब उसमें काम करने वाले कार्मिक अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करते हो, उनके प्रेरणा दी जाती हो, वो अपने कार्य की परिस्थितियों से खुश हों, तभी वो संतोषजनक ढंग से आउटपुट दे सकते हैं, संगठन के उद्देश्यों को हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। एल्टन मेयो ने रिसर्च किया वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर और इस रिसर्च में पाया कि कंपनी का उत्पादन तब ज्यादा बढ़ता है जब उसके कार्मिक संतुष्ट होते हैं, कार्य की परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं, उनके संबंधों को प्रबंधक वर्ग के द्वारा महत्व दिया जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्मिक अपने संबंधों के आधार पर
अनौपचारिक संगठन निर्मित कर लेते हैं और काम करने वाले कार्मिकों को भी काम करने से रोकते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, जिसका असर ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आउटपुट पर पड़ता है। मेयो ने ये जो प्रयोग किया उसको हॉथर्न प्रयोग के नाम से जानते हैं। इस तरह का जो संगठन होता है, यानी अनौपचारिक संगठन या मानवीय संगठन, मानवतावादी संगठन, वो संगठन की समस्याओं को समझने में बहुत हद तक सहायक होता है और साथ ही संगठन के जो उच्चाधिकारी हैं उनको सतर्कता पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि उच्चाधिकारी भी ये समझता है कि अगर उसने कार्मिकों की मनोदशा को समझते हुए निर्णय नहीं लिया, आदेश निर्देश जारी नहीं किया, तो ऐसे कार्मिक संगठित होकर उसके आदेशों का विरोध करने की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए उसके द्वारा सतर्कता पूर्वक कार्य किया जाता है। ऐसे संगठन में हर कार्मिक को अपनी पहल पर कार्य करने की इजाजत मिलती है, क्योंकि स्वतंत्र वातावरण होता है। हर मनुष्य की क्षमता में, हर कार्मिक की क्षमता में भरोसा होता है और उसकी क्षमता के विकास का अवसर प्रदान किया जाता है ऐसे संगठन की मौजूदगी में। कार्मिकों के लिए ये संतोषदायक होता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक, स्वायत्तता पूर्वक अपनी आवश्यकता, अपनी आकांक्षा के अनुरूप संगठन के विकास में, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो पा रहे हैं। साथ ही संगठन में जो संचार की व्यवस्था है, उस दृष्टि से ऐसा संगठन बहुत उपयोगी होता है। यानी मानवीय संबंधों के आधार पर किसी भी संगठन में कोई भी महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना तेजी के साथ और प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सकती है। लोग कानूनों और नियमों पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सहयोगी की बातों पर, सहयोगी के माध्यम से उसे जो कुछ पता चलता है उस पर उनका यकीन ज्यादा होता है। तो संचार की दृष्टि से भी ऐसा संगठन बहुत उपयोगी होता है। हालांकि इसकी हानि ये है कि चूंकि मानवीय संबंधों पर आधारित है, वातावरण खुला है, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पहल पर कार्य करने की सबको आजादी है, ऐसी स्थिति में कई बार असत्य समाचार भी संगठन में तेजी के साथ फैल जाते हैं, जिनका बहुत बुरा असर संगठन के ऊपर पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक है अनौपचारिक संगठन का। दूसरे, चूंकि अनौपचारिक संगठन स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता का वातावरण मुहैया कराता है कार्मिकों को, और कार्मिक खुले रूप में संगठन के निर्णयों के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे कई बार कार्मिकों में विद्रोह की भावना भी आ जाती है। अगर प्रबंधक का कोई निर्णय उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, कार्य की प्रक्रिया पसंद नहीं आ रही है, उनके हितों के अनुकूल नहीं है, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे कार्मिक विद्रोही बन जाते हैं। वो संगठन के नियमों कानूनों को मानने से इनकार करने लगते हैं। विरोध की भावना उनके अंतर्गत आ जाती है और विरोध के इस वातावरण में प्रबंधक के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो अगर किसी नई टेक्निक को लागू करना चाहता है, कोई ऐसा प्रयास करना चाहता है जिससे संगठन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके आसानी से,
संगठन के आउटपुट में तेजी लाई जा सके, तो ऐसे प्रयास उसके विफल होते दिखाई देते हैं, क्योंकि कार्मिकों में विरोधी भावना बहुत तेज हो जाती है, विद्रोह की भावना का संचार होता है। ऐसी स्थिति में प्रबंध के प्रयास कई बार विफल होते हुए दिखाई देते हैं, जो संगठन की दृष्टि से घातक साबित हो सकते हैं। तो ये थे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, जो संगठन के महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अब ये देखना है कि जो प्रशासनिक संगठन बनाए जाते हैं, लोक सेवाएं जिन आधारों पर गठित होती हैं, उनका आधार क्या है। संगठन के निर्माण के पीछे बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन उन आधारों में कौन सा आधार प्रमुख है, उस प्रमुख आधार को संगठन का आधार माना जाता है कि संगठन किस आधार पर गठित किया जा रहा है। लूथर गुलिक ने ऐसे 4 आधार बताए हैं जिनके आधार पर कोई भी प्रशासनिक संगठन गठित किया जाता है। इन 4 आधारों को उन्होंने 4P का नाम दिया है। ये 4 आधार कौन से हैं? पहला आधार है कार्य या उद्देश्य, यानी प्रशासन जिन कार्यों को संपन्न करने जा रहा है, जिन उद्देश्यों के लिए कार्य करने जा रहा है, उन उद्देश्यों और कार्यों को ध्यान में रखते हुए, उनको आधार बनाते हुए जब कोई संगठन निर्मित किया जाता है, तो उसे कार्य या उद्देश्य के आधार पर गठित संगठन कहते हैं। सरकार के विभिन्न कार्य इसी आधार पर गठित किए जाते हैं। विभिन्न संगठनों का निर्माण, विभिन्न विभागों का निर्माण कार्य या उद्देश्य के आधार पर ही किया जाता है। जैसे सरकार को अगर लोगों को शिक्षा मुहैया करानी है, तो उसके लिए शिक्षा विभाग है। स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग है। तो जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उन कार्यों के आधार पर जब विभागों का गठन किया जाता है, तो संगठन का आधार कार्य या उद्देश्य होता है। पर्पस, पहला P, गुलिक ने जिसको 4 P's में शामिल किया। दूसरा जो P है, यानी दूसरा जो आधार है संगठन का, वो है व्यक्ति, पर्सन। यानी जब उन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर संगठन का निर्माण किया जाता है, जिनके लिए प्रशासन को कोई कार्य करना है, जिनको खास तौर से कोई सेवा या सुविधा मुहैया कराई जानी है, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है, जब किसी विभाग का गठन किया जाता है, तो वो व्यक्ति के आधार पर, पर्सन के आधार पर निर्मित संगठन कहलाता है। जैसे भारत सरकार का जो पुनर्वास विभाग है, वो किसको ध्यान में रखकर गठित किया गया है? जो शरणार्थी हैं, जो दूसरे देशों से आकर हमारे देश में शरण लेते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, यानी उनका पुनर्वास, इस देश में पुनर्वास, फिर से वास की जो देखभाल विभाग करता है, वो पुनर्वास विभाग कहलाता है। ऐसे ही अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए जो विभाग बनाया गया, वो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है। इसमें भी पर्सन केंद्र में है,
यानी समाज का एक खास व्यक्ति समूह जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, वो इस विभाग का लक्ष्य है। उसको सुविधाएं मुहैया कराना इस विभाग का लक्ष्य है। उसके कल्याण के लिए कार्य करना इस संगठन का, इस विभाग का लक्ष्य। तीसरा जो पी है वो है प्रोसेस, यानी संगठन का तीसरा आधार प्रक्रिया है। कई बार प्रशासनिक संगठन उन प्रक्रियाओं के आधार पर भी निर्मित किए जाते हैं जो प्रक्रियाएं प्रशासन के कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। एक ही जैसी प्रक्रिया को अपनाने वाले सारे कार्मिकों को एक ही विभाग में संगठित कर दिया जाता है। जैसे जो टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट की जरूरत सभी विभागों में होती है, या कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत सभी विभागों में होती है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेशन का काम करने वाले सभी कार्मिकों को जब एक विभाग में संगठित कर दिया जाए और फिर जरूरत के अनुसार हर विभाग में उनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन उनका सेंट्रल विभाग एक ही हो, केंद्रीय विभाग एक ही हो, कंप्यूटर संगणक विभाग या तकनीकी विभाग, तो ऐसे संगठन को प्रक्रिया आधारित संगठन कहते। सांख्यिकी विभाग इसका एक अच्छा उदाहरण है। सांख्यिकी विदों की जरूरत जिन जिन विभागों में होती है उन विभागों में उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो सब सारे सांख्यिकी विद एक सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रक्रिया के आधार पर संगठन का रूप है। हालांकि बहुत कम विभाग प्रक्रिया के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, संगठित किए जाते हैं। ज्यादातर विभागों का संगठन कार्य या उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, या जिन व्यक्तियों की सेवा की जानी है, जिन व्यक्तियों के लिए कार्य किया जाना है, उन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर भी प्रोसेस या प्रक्रिया संगठन का एक आधार अवश्य है। चौथा जो आधार है वो है स्थान या प्लेस। किसी खास स्थान के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर जब किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसे हम स्थान आधारित संगठन कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए वो स्थान आधारित ऑर्गेनाइजेशन होगा, या जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा वो स्थान आधारित ऑर्गेनाइजेशन होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के डेवलपमेंट के लिए जो संभाग या विभाग बनाया जाएगा वो स्थान आधारित संगठन का रूप होगा। तो संगठन के ये 4 आधार होते हैं, और हकीकत ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जाता है वो किसी एक आधार को ही ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि जरूरत के अनुसार इन चारों आधारों पर संगठन निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। हर संगठन में ये चारों आधार होते हैं। अंतर होता है केवल प्राथमिकता का, कि किस संगठन में कार्य या उद्देश्य को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, किसमें व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, किसमें प्रक्रिया को, और किसमें स्थान। तो ये था संगठन, प्रशासनिक संगठन, उसके प्रकार और उसके आधार।
आशा है आपको प्रशासनिक संगठन के विषय में जानकारी मिली और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।